हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 17 अप्रैल को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। 2 द हिंदू के हैं, एक इंडियन एक्सप्रेस का है। पहला आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है रिफॉर्म्स नीडेड इन द वोटिंग प्रोसेस। एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे, ईवीएम के बारे में बात करेंगे, ईवीएम के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या कंसर्न है और क्या जो कंसर्न है उसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, ये सारे एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे। प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट कवर करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन होता क्या है, किस तरीके से डेप्रिसिएशन के कारण इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ रहा है, ये सारी चीज़ों पे चर्चा की जाएगी। यूनाइटेड स्टेट में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है उससे किस तरीके से इंपोर्ट इन्फ्लेशन पे असर पड़ेगा, ये सारे एस्पेक्ट आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। बहुत इकॉनमी का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आ सकता है। ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो भी प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। इजराइल वेपन्स दैट थ्वार्टेड ईरान अटैक। पूरे दुनिया के जो एयर डिफेंस सिस्टम है सबके नाम पढ़ेंगे, ये आपको पूछा जा सकता है। जो ईरान का है जो इजराइल का है एयर डिफेंस सिस्टम वो 100% आ सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। डेविड स्लिंग क्या होता है, स्पाइडर क्या होता है, एरो क्या होते हैं और आयरन डोम क्या होते हैं। आयरन डोम के बारे में डिटेल में बात करी जाएगी। ठीक, तो ये तीनों आर्टिकल डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। मोर पे क्लिक करेंगे तो लिंक मिल जाएगी और आप इस पर सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस भी टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली और हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है रिफॉर्म्स नीडेड इन द वोटिंग प्रोसेस। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में हम EVM के बारे में बात करेंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे, कब उसे इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, उसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या कंसर्न है, ये एस्पेक्ट पे बात की जाएगी और वे फॉरवर्ड पे बात करेंगे। तो इस तरीके से एक मेंस का पूरा क्वेश्चन तैयार करेंगे। इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पर भी आपको EVM से रिलेटेड चीज़ें लिखनी होगी। जो EVM से रिलेटेड कंसर्न है और जो रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं इस फील्ड में, उसके बारे में भी आपको लिखना होगा। इसके अलावा आपको मेंस का क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी where the elections are conducted freely and fairly but we still need reforms in the voting process। इस तरीके का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको बोला जा सकता है कि कमेंट करिए, डिस्कस करिए और फिर वहाँ पर आपको वोटिंग प्रोसेस से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स हैं उसकी बात करनी पड़ेगी। हमारी वोटिंग प्रोसेस में EVM सेंटर पॉइंट है, EVM के अराउंड ही सारा वोटिंग प्रोसेस होता है और उससे रिलेटेड बहुत सारे एस्पेक्ट इस आर्टिकल में कवर किए जाएंगे। वे फॉरवर्ड आपका क्या होगा, जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है वो वाली चीज़ें वे फॉरवर्ड में आ जाएगी। होपफुली चीज़ें क्लियर है आपको। शुरू करते हैं आर्टिकल एक्चुअल में आया क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है एक पेटिशन सुनने के लिए। कौन सी पेटिशन थी, जिसमें कहा गया था कि जो वीवीपैट है उसका 100% वेरिफिकेशन होना चाहिए विथ द वोट काउंट एज पर द EVM। आपको पता होगा वीवीपैट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, EVM के बारे में अलग से डिस्कस कर चुके हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है लगाए जाते हैं, कनेक्टेड नहीं होते हैं, सेपरेट मशीन है। लेकिन जैसे ही आप EVM में वोट करेंगे तो आपको एक स्लिप जो है वीवीपैट के थ्रू जनरेट होगी और वहाँ पर जो स्लिप जनरेट होगी उसको आप बाद में काउंट कर सकते हैं। EVM में मान लीजिए 1200 वोट पड़े, 600 कांग्रेस को और 600 BJP को, तो फिर आप ये 1200 वोट इस वीवीपैट मशीन में जो कागज़ निकल के गिरे हैं उससे वेरीफाई कर सकते हैं कि EVM सही है या नहीं है। ये चीज़ें क्लियर है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 100% जो है वेरीफाई करना है। इसका मतलब जितनी भी EVM होगी और जितनी भी वीवीपैट मशीन साथ में लगी होगी, जितने भी वोट गिर रहे हैं है ना वीवीपैट के थ्रू, वो सारे काउंट किए जाएंगे और उसको EVM के साथ मैच कराया जाएगा। ये पिटीशन दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट इसे सुनने के लिए राज़ी हो गया है और इसलिए ये आर्टिकल आया है। अब वोटिंग प्रोसेस की हिस्ट्री जान लेते हैं। आज़ादी के बाद से जो वोटिंग प्रोसेस है वो किस तरीके से इवॉल्व हुई है। पहले 2 जनरल इलेक्शन की बात करें 1952 और 1957 में, तो सेपरेट बॉक्स प्लेस किया जाता था हर एक कैंडिडेट के लिए
विथ देयर इलेक्शन सिंबल। क्या किया रहे हैं हम लोग, मान लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू जी का एक सेपरेट बॉक्स है और यहाँ पर आपका उस बॉक्स में क्या रहेगा, पंजा बना रहेगा। दूसरा, अटल बिहारी जी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं तो उनका अपना कमल बना रहेगा। और तीसरा, मान लीजिए मोरारजी देसाई जी भी लड़ रहे हैं, तो ये सपोज करने बोल रहा हूँ, ऐसा है नहीं, ठीक। तो मोरारजी देसाई जी लड़ रहे हैं तो उनका जो सिंबल होगा उससे वो यहाँ पर उनका एक डब्बा रख दिया जाएगा। अब कैंडिडेट क्या करेंगे, आएंगे, एक ब्लैंक पेपर उनको दिया जाएगा, वो ब्लैंक पेपर जिसमें भी डाल देंगे वहाँ पर उनका वोट चला जाएगा। तो अलग अलग डब्बे अलग अलग कैंडिडेट के लिए बना दिए गए। ऐसे में थोड़ा सा प्रोसेस प्रॉब्लमेटिक हो गया, किसके लिए, जो इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इलेक्शन कमीशन है, उनके लिए प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि इतने सारे बॉक्सेस रखने पड़ेंगे। मान लीजिए कई सारे कैंडिडेट, कई सारे प्रॉक्सी कैंडिडेट, फिर निर्दलीय, ये सारे लोग अगर खड़े हो जाएं तो इतने सारे डब्बे, और फिर उनका मैनेजमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर उसके बाद जो है इससे बाहर आ करके जो है बैलेट पेपर इंट्रोड्यूस किया गया, है ना। पहले 2 इलेक्शन में ये डब्बे वाला प्रोसेस था, नेक्स्ट फिर 3rd इलेक्शन से बैलेट पेपर इंट्रोड्यूस किया गया। इनमें और भी क्या प्रॉब्लम थी यार, डब्बे में खाली के पेपर ही डालना है, तो पेपर हो सकता है कि कोई भी जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं अगर वो बायस्ड हैं सरकार के फेवर में, तो वैसे पेपर वो अपने से भी डाल सकते हैं, और खाली पेपर है उसमें कोई चिन्ह नहीं है, तो इसमें जो इलेक्शन रेगिंग है, फ्रॉड है, वो बहुत ज़्यादा होने के चांसेस थे। तो इसलिए यहाँ से रिफॉर्म करते हुए बैलेट पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। कौन से इलेक्शन में, 3rd लोकसभा इलेक्शन में। ध्यान रखिएगा ये चीज़ें, फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। बैलेट पेपर में क्या होता है यार, आपको एक पेपर दे दिया जाता है। अब बॉक्स, एक सिंगल बॉक्स प्लेस किया जा रहा है और आपको एक पेपर दिया जाएगा जिसमें कैंडिडेट का नाम, उसका चिन्ह, अलग अलग कैंडिडेट का नाम और चिन्ह होगा। अब आपको यहाँ पर स्याही लगानी है, अपना मार्क करना है, जिस भी कैंडिडेट को आपको देना है आप उसको बैलेट पेपर जो आपको मिलेगा उसको रैप करेंगे और इस सिंगल डब्बे में डाल देंगे। बाद में सारे बैलेट पेपर की वोटिंग होती है। यहाँ पर इशू क्या है, यहाँ पर इशू ये है कि मान लीजिए मुझे पता है, मतलब जनरली पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये पता होता है कि कहाँ कौन सा रीजन है जहाँ से उन्हें ज़्यादा वोट मिल सकते हैं और कौन सा रीजन है जहाँ से ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई मुस्लिम बहुल एरिया है तो एक सर्टेन पार्टी को ज़्यादा वोट मिलने की संभावना है। तो क्या करेंगे कि वहाँ के जितने भी डब्बे हैं वहाँ पर आप स्याही फेंक दीजिए। तो अगर आपने मान लीजिए इसमें स्याही फेंक दी तो पूरे जो वोट के निशान डले होंगे वो दिखेंगे नहीं और सारे के सारे जो वोट होंगे वो इनवैलिड करार दे दिए जाएंगे। अगर ये वोट किसी पर्टिकुलर पार्टी को नहीं मिल रहे हैं तो वो जीत नहीं पाएगी, दूसरी पार्टी को ज़्यादा वोट। तो इस तरीके से इलेक्शन के जो फ्रॉड हैं ये भी बहुत ज़्यादा होते थे। जो डब्बे होते थे वो भी उठा के भाग जाते थे, है ना, उसमें स्याही डाल देना, उसमें अपने ही लोगों को कर देना। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी, स्पेशली यूपी बिहार और जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर उतना अच्छा नहीं था। उसके बाद फाइनली इससे ऊपर उठते हुए 1982 में पहली बार ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया गया असेंबली इलेक्शंस में, एक असेंबली इलेक्शन जो कि केरला में हो रहा था। 2001 में जो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस थे तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी और वेस्ट बंगाल, इसमें हर एक बूथ में 100% ईवीएम डिप्लॉय की गई। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस समय बहुत सारे जजमेंट्स में जो ईवीएम की वैलिडिटी थी उसे अपहेल्ड किया। 2004 के जो जनरल इलेक्शंस थे, लोकसभा इलेक्शंस थे, उसमें सारे 543 जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी उन सब में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि 2013 में ये ज़रूर कहा था कि जो पेपर ट्रेल है, वीवीपैट का जो बात कर रहे हैं हम यहाँ, पेपर ट्रेल वो इंडिस्पेंसिबल रिक्वायरमेंट है फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और 2019 में जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें ईवीएम में 100% ईवीएम के साथ वीवीपैट जोड़कर जो है अटैच करके इलेक्शंस करवाए गए। अब पूरे वर्ल्ड में वोटिंग प्रोसेस क्या प्रैक्टिस की जाती है इसे देख लेते हैं। व्हाट आर द इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है वो आज भी बैलेट पेपर से ही इलेक्शंस करवा रही है। कंट्रीज़ लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड एंड यूएस, यहाँ पर ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता था लेकिन उसे बाद में डिसकंटिन्यू कर दिया गया फॉर नेशनल और फेडरल इलेक्शन। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने यूज़ ऑफ ईवीएम इन इलेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया था 2009 में, और उसके बाद से यहाँ पर भी बैलेट पेपर से ही चुनाव हो रहे हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि ब्राज़ील, वहाँ पर अभी भी ईवीएम से हो रहे हैं, और इंडिया में भी ईवीएम से हो रहे हैं।
बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश ने ईवीएम का इस्तेमाल किया था 2018 में, लेकिन जो अभी लेटेस्ट 2024 के इलेक्शंस हुए थे वो बैलेट पेपर इलेक्शन हुए थे। हालांकि ये वाला जो इलेक्शन थे इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ था, ये सारी चीज़ें न्यूज़ में चल रही है। और जो मैंने आपको पहले आर्टिकल्स में भी बताया कि किस तरीके से अवामी लीग जो है दोबारा से इलेक्शन जीत के आई है। इंडिया दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया जो के फेवर में जो है अवामी लीग पार्टी हमेशा रही है, प्रो इंडिया पार्टी है। तो ओवरऑल इंडिया के जो रिलेशन है बांग्लादेश के साथ वो बेहतर रहने वाले हैं अगले 3-4 साल। बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ तो रिलेशन अच्छे नहीं रह पा रहे हैं, जितने भी हमारे नेबरहुड हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सरकारें चुन के आ रही है वो जनरली एंटी इंडिया है और कह सकते हैं क्रिटिकल टू इंडिया है, अगर आप हार्श वर्ड यूज़ नहीं करना चाहते तो। अब ईवीएम के फीचर्स और बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो जो ईवीएम है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट क्या है कि उसने ऑलमोस्ट बूथ कैप्चरिंग को ख़त्म कर दिया। बूथ कैप्चरिंग का मतलब क्या है, मान लीजिए कहीं पर भी इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक, और वहाँ पर बहुत सारे लोग बंदूक लेके पहुँच जाते हैं। ये ईवीएम का डब्बा है और यहाँ पर जो है इस डब्बे में अलग अलग बैलेट पेपर से वोट डालने वाले हैं। बैलेट पेपर यहीं पर सरकारी ऑफिसर्स के पास रखे रहेंगे। ये बूथ को पूरा कैप्चर कर लिया और ये जितने बैलेट पेपर थे उसमें एक पर्टिकुलर इंसान को टिक मार के वोट डाल दिए और फिर चले आए, ठीक। तो इस तरीके से बूथ कैप्चरिंग होती है। अब क्या है, अब बूथ कैप्चरिंग ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी गई है। ऐसा नहीं है कि ईवीएम में भी आप जो है इस तरीके से वोट नहीं डाल सकते। अगर आपने ईवीएम कैप्चर कर ली तो आप डाल सकते हैं, लेकिन ईवीएम में 1 मिनट में सिर्फ 4 वोट ही डाले जा सकते हैं। तो 1 मिनट में 4 वोट डाल सकते हैं, तो उससे ज़्यादा आप डाल ही नहीं पाएंगे। तो ऑलमोस्ट 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट तक के आप बूथ कैप्चर करना इतना आसान नहीं है। पूरी जो है सीएपीएफ, सीआरपीएफ, अलग अलग जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो डिप्लॉय की जाती है। तो उसे पहुंचने में भी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ज़्यादा जो है बूथ कैप्चरिंग में चेंज नहीं हो पाएंगे वोट्स, है ना। और उसके बाद उसे डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है वहाँ पर इलेक्शंस को, उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में या फिर उस पर्टिकुलर एरियाज़ में, ठीक। तो ये सारे प्रोविजंस भी हैं। तो ईवीएम के कारण ऑलमोस्ट बूथ कैप्चरिंग ख़त्म हो गई है। दूसरा, हम क्या करते थे कि स्याही डाल देते थे। मान लीजिए आपने जो भी डब्बा है उसमें स्याही डाल दी, बहुत सारी इंक डाल दी, तो आपके जितने भी वोट्स हैं वो इनवैलिड हो जाएंगे, क्योंकि जो बैलेट पेपर है उसमें स्याही मार्क करना रहता है। अब स्याही आपने ऐसे फेंक दी कागज़ों पे तो पता नहीं चलेगा वोट किसको गया है, तो फिर सारे वोट्स को इनवैलिड करना पड़ेगा। ये भी ख़त्म हो गया है। अब कोई भी वोट इनवैलिड नहीं होते हैं क्योंकि वो मशीन में हो जाते हैं। थर्ड क्या है, अब थर्ड जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है कि जो प्रोसेस है वो बहुत इजी हो गई है काउंटिंग में। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अब इतना झंझट रहा नहीं, बड़े आराम से वो जो है क्या कर सकते हैं, इतने ईवीएम के थ्रू काउंट कर सकते हैं और बड़े बड़े इलेक्शन के रिजल्ट एक दिन में अपने यहाँ आ जाते हैं, है ना। 80 करोड़ वोट गिनना इतना आसान नहीं है। 70 करोड़, 60 करोड़, समझो ये नंबर बहुत बड़ा है, ठीक। पूरे 100% अगर वोटिंग हो गई तो 90 करोड़, इस बार 94 करोड़ जो लोग हैं वो एलिजिबल हैं वोट देने के लिए। तो समझ रहे हैं इतना सारा काउंट करना एक दिन में इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ईवीएम के थ्रू ये पॉसिबल हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन में क्लियर कट एक बार में आ जाता है कि कितने वोट टोटल पड़े, कितने किसको पड़े, ठीक। तो ये एक आसान प्रोसेस हो गई है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। चौथा बेनिफिट क्या है, लगभग 1 बिलियन के आसपास पॉपुलेशन है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए अगर हम बैलेट पेपर इस्तेमाल करेंगे तो कागज़ का इस्तेमाल होगा और इतने ज़्यादा पेपर का यूज़ मतलब ट्रीज़ को काट रहे हैं, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोसेस है और पेपर के कंजम्पशन को कम कर देती है, काउंटिंग फास्ट कर देती है, एरर फ्री कर देती है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने कुछ मैकेनिज़म्स बना कर रखी हैं विच अपहोल्ड्स द इंटीग्रिटी ऑफ ईवीएम एंड वीवीपैट प्रोसेस। क्या क्या चीज़ें मैकेनिज़्म में इंक्लूड की जाती है, रैंडम एलोकेशन ऑफ ईवीएम टू बूथ बिफोर पोल्स। किसी भी बूथ के लिए कोई पर्टिकुलर ईवीएम सेट की नहीं गई है, रैंडम एलोकेशन होता है, कोई भी ईवीएम को किसी भी बूथ में दिया जा सकता है। उसके बाद एक मॉक पोल किया जाता है टू डिस्प्ले द करेक्टनेस ऑफ ईवीएम एंड वीवीपैट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एक्चुअल पोल, है ना। शुरुआत में एक मॉक दिया जाता है, जैसे मॉक ड्रिल्स होती है ना कि अगर फायर आ जाएगी तो आपको कैसे जाना है, आप लोग जो टेस्ट देते हैं उसे मॉक टेस्ट बोलते हैं। उसी तरीके से एक उदाहरण दिया जाता है कि ईवीएम जो है सही से चल रही है, हमने वोट डाला, फिर उसको काउंट करके देखे कि किसको वोट गया है। वो सारी चीज़ें पोल शुरू होने के पहले दिखाई जाती है और साथ ही में जो सीरियल नंबर होता है ईवीएम का अलॉन्ग विथ वोट्स पोल्ड
shared with the agent of candidate to verify at the same at the time of counting of votes। क्या बोल रहे हैं, जो ईवीएम में सीरियल नंबर होता है, ठीक, और प्लस उसमें जितने भी वोट्स पड़े हैं टोटल, ये सारी चीज़ें किसको बताई जाती है, जो कैंडिडेट है उनके एजेंट्स हर बूथ में होते हैं, और ये एजेंट जो बूथ में होते हैं उनको ईवीएम नंबर प्लस टोटल वोट्स कितने पड़े हैं, और फिर जिस दिन काउंटिंग होगी यही जो आपके कैंडिडेट्स होंगे, जो आपके एजेंट्स होंगे, वो वहाँ पर देखेंगे कि यही ईवीएम इस्तेमाल हो रही है या नहीं हो रही है, और इसमें जो वोट्स टोटल पोल किए गए थे उतने बराबर हैं कि नहीं। इस तरीके से क्या किया जाता है, वेरीफाई मैकेनिज़्म बनाई गई है जो कि इंश्योर करती है ईवीएम की इंटीग्रिटी को, और बेसिकली इस प्रोसेस को, जो इलेक्शन की प्रोसेस है उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है। अब यहाँ पर एक इशू है यार, कौन से वाले में, लास्ट वाला जो हमने फीचर की बात की, सीरियल नंबर ऑफ ईवीएम। अब सीरियल नंबर ऑफ ईवीएम एक पर्टिकुलर बूथ में कुछ एजेंट्स हैं, है ना, और ये जो बूथ है इसमें 4-5 ऐसे मोहल्ले हैं, नगर हैं जहाँ से वोट गिरने वाले हैं, तो इसको पता होगा जब भी ये ईवीएम खुलेगी तो कितने वोट कांग्रेस को गए और कितने बीजेपी को। लेट से कांग्रेस को यहाँ पर 700 वोट चले गए और बीजेपी को सिर्फ 200 वोट आए और सरकार बीजेपी की बनी, तो जो एजेंट्स होंगे वो अपने कैंडिडेट को बताएंगे कि आपको यहाँ से वोट बहुत कम मिले, तो इस पर्टिकुलर 4 नगर का डेवलपमेंट नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, वेंडेटा किया जा सकता है, और क्योंकि एक पैटर्न पता चल जाता है ना, पॉलिटिकल वेंडेटा के अंदर हो सकता है कि गुस्से में जो आपके कैंडिडेट्स हैं वो बोले कि नहीं भाई मैं तो नहीं करूँगा इस पर्टिकुलर जगह का डेवलपमेंट, इन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया है। तो इस तरह की चीज़ें होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, है ना। तो वोटर्स के साथ जो है गलत हो सकता है अगर पता चल जाए कि किस रीजन में कितने वोट किसने किस पार्टी को दिए, और फिर सरकार बनने के बाद वो उस पर्टिकुलर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है, ठीक। दूसरा क्या इशू है यार ईवीएम के साथ, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी और जो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं वो ईवीएम की फंक्शनिंग पे क्वेश्चन उठा चुके हैं। उनका ये कहना है क्योंकि ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ईवीएम आर ससेप्टेबल टू हैकिंग, ईवीएम में हैकिंग होने की संभावनाएं है। इस तरह की चीज़ें पॉलिटिकल पार्टी और सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट बार बार कह रहे हैं, इस तरह के एलिगेशंस ईवीएम के ऊपर लगाए जा रहे हैं। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनका ये कहना है कि ईवीएम एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसकी एक्सटर्नल कनेक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर है। जैसे कैलकुलेटर होता है, बाहर से कोई कनेक्टिविटी नहीं होती, उसकी खुद की बैटरी अपने खुद के फंक्शंस, कंप्यूटेशन फंक्शन वो कर रहा होता है। आप कैलकुलेटर को जब तक के उसे अंदर से छेड़छाड़ ना करें तब तक के उसको बाहर से नहीं टच किया जा सकता, बाहर से उसे चेंज या फिर ख़राब या हैक नहीं किया जा सकता, ठीक। उसी तरीके से ईवीएम है, ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना है। लेकिन इंटरनली अगर आप उसमें कुछ छेड़छाड़ करें तो अभी भी पॉसिबिलिटी है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इंटरनली की बात कर रहे हैं तो इसमें हम डायरेक्ट एलिगेशन किसके ऊपर लगा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है और वो एक न्यूट्रल बॉडी है, इतने सारों से फ्री और फेयर इलेक्शन कराते हुए आए हैं, और अब ये एलिगेशन लगाना सही नहीं है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन्वाइट किया था पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि आप आइए और ईवीएम हैक करके बताइए, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पर नहीं पहुँची थी। इनफैक्ट सारे लोगों को इनवाइट किया था, कोई भी नहीं पहुँचा, और ईवीएम को हैक किसी ने भी नहीं कर पाया। तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रही है कि जो ईवीएम पे सवाल उठाए जा रहे हैं उसको वो एड्रेस कर सके। जो नेक्स्ट इशू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेटिशन से रिलेटेड है, वही वाला इशू की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वीवीपैट तो हमने लगा ही दी, ईवीएम से अटैच कर दी। कैंडिडेट क्या करेगा, ईवीएम में वोट डालेगा और उस बाजू में एक स्लिप निकलेगी एक मशीन के अंदर जिसका नाम वीवीपैट है, और उस मशीन में देखेगा कि उसने जो वोट डाला है वो उसी कैंडिडेट के नाम का गया है कि नहीं। तो तुरंत ही जो कैंडिडेट्स, जो आपके वोटर्स होते हैं, उन्हें तुरंत ही पता चल जाता है कि ईवीएम सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अकाउंटेबिलिटी इस तरीके से हम इंश्योर कर सकते हैं। अब दूसरा क्या तरीका है, मैचिंग कराने का। मैचिंग कैसे होगा, वीवीपैट
प्लस ईवीएम दोनों के जो वोट्स हों उसको काउंट कर लो सेपरेटली और फिर मैच करा के देख लो। अगर ईवीएम ने 600 कांग्रेस को दिया, 600 बीजेपी को, तो यहाँ पर वीवीपैट के जितने भी कागज़ गिरे होंगे उसमें 600 कांग्रेस के होना चाहिए और 600 बीजेपी के, इन दोनों की मैचिंग करा लो। अब पेटिशनर बोल रहा है कि 100% ये मैचिंग होनी चाहिए, मतलब जितने भी ईवीएम हैं और जितने भी वीवीपैट हैं वो 100% मैचिंग होनी चाहिए। अभी क्या प्रोविज़न है, अभी जो प्रोविज़न है एट प्रेजेंट, जो वीवीपैट स्लिप है और ईवीएम का काउंट दोनों की मैचिंग केवल 5 पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑब्लिक सेगमेंट में हो रहा है। इसका मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 ऐसी वीवीपैट मशीन और ईवीएम है जिसको मैच करा के देखा जा रहा है। ये जो नंबर है 5, ये बहुत लोगों का कहना है कि ये कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं है और इट में ऑल्सो फेल टू डिटेक्ट द डिफेक्टिव ईवीएम ड्यूरिंग काउंटिंग। तो ये 5 नंबर से हो सकता है कि आप जो इलेक्शंस में जो डिफेक्टिव ईवीएम है उसको आप जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ों की बात की गई है। तो वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? सबसे पहली बात तो हम ऑलरेडी अकाउंटेबिलिटी यार इंश्योर कर दिए हैं, क्योंकि वीवीपैट में हर एक जो आपके कैंडिडेट्स हैं, है ना, जितने भी आपके वोटर्स हैं वो अपना वोट्स देख सकते हैं कि उन्होंने किसको डाला था और किसको गया। तो अगर कोई क्वेश्चन उठाता है तो वहाँ पर आप जो है मैचिंग कराकर देख सकते हैं। पहला प्रोविज़न ये किया जा सकता है। दूसरा, 100% मैचिंग की अगर हम बात करें तो ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा कम्बरसम हो जाएगी और 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन भी लग सकते हैं। उसके बाद अगर आप मैचिंग में भी देखें तो हो सकता है कि जो मशीनरी है वो तो सरकारी मशीनरी है, तो वो सरकार को फेवर कर सकती है। तो यहाँ पर भी मैचिंग में भी हो सकता है कि अगर किसी को घपला करना है तो यहाँ पर भी कर सकता है। जहाँ ह्यूमन इन्वॉल्व है वहाँ चांसेस तो कहीं ज़्यादा हैं फ्रॉड होने के। तो ये एक क्वेश्चन उठाया जा सकता है। 4 दिन 5 दिन रिजल्ट लाने में जो है टाइम डिले होगा वो अलग, कम्बरसम प्रोसेस वो अलग, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट वो अलग, और उसके बाद जो टाइम डिले हो रहा है वो तो हो ही रहा है, और उसके बावजूद भी एरर होने की संभावना है, उसके बावजूद भी फ्रॉड हो सकता है, कुछ ना कुछ घपला हो सकता है। तो 100% मैचिंग तो मतलब साइंटिफिकली साउंड आइडिया लग नहीं रहा है। तो क्या किया जा सकता है? थोड़ा बहुत हम चेंज कर सकते हैं, जबकि साइंटिफिक मैनर में जो स्टेट हैं उनको अलग अलग रीजन में डिवाइड किया जा सकता है, और उसके बाद एक पर्टिकुलर रीजन में, है ना, कुछ आपकी वीवीपैट होंगी 10%, 20%, इतने वीवीपैट को ईवीएम से मैचिंग कराई जाए। और अगर कहीं पर भी उस रीजन में एरर आता है तो दोबारा से जितनी भी फिर इस पर्टिकुलर रीजन में जितनी भी आपकी वीवीपैट और ईवीएम मशीनें हैं दोनों को मैच कराया जाएगा। ये कई सारे एक्सपर्ट ने सॉल्यूशंस दिए हैं। इससे जो इंटीग्रिटी होगी इलेक्शन की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक और इशू की मैंने आपको बात की थी कि जैसे कि ईवीएम में ईवीएम नंबर देते हैं, मैंने आपको बताया था जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके एजेंट को ईवीएम नंबर दिया जाता है वो एक पर्टिकुलर बूथ का, तो उनको पता चल सकता है कि उस पर्टिकुलर बूथ एरिया में कौन कौन से नगर के लोगों ने वोट दिया है और वो उनको टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें टोटलाइज़र मशीन भी इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। टोटलाइज़र मशीन का काम क्या होता है? वो 15-20 ईवीएम के वोट्स को एग्रीगेट करेगी, इकट्ठा करेगी और उसके बाद फिर रिजल्ट लाएगी। तो 15-20 ईवीएम के वोट्स अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर जो आपके एजेंट्स होते हैं कैंडिडेट के, जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके जो एजेंट हैं जो कि हर बूथ में रहते हैं, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वोट उनको कहाँ से कितने मिले हैं, और फिर उनके अगेंस्ट में जो लोकल के लोग हैं उनके अगेंस्ट कोई भेदभाव नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं वोटिंग प्रोसेस में। ये टोटलाइज़र मशीन इंट्रोडक्शन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी के बाद जो है ईवीएम के थ्रू काउंटिंग होना चाहिए। फुली चीज़ें क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, आपके जो भी मैंने आर्टिकल में चीज़ें समझाई हैं उसको। ठीक, ये हमारा आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, हाउ इम्पोर्ट कॉस्ट कैन इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 इकॉनमी मीन्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपको इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन के बारे में क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है, लेकिन आप इम्पोर्ट इन्फ्लेशन को यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में। और अगर आपको पता नहीं होगा इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन होता क्या है तो तब तक आप यूज़ कैसे करेंगे, तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं मेंस में, इसलिए ये रेलेवेंट है। प्रीलिम्स के लिए यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2024 में ये कंसेप्ट आपको दिख सकता है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है।
तो ये जो टॉपिक होगा बहुत कंसेप्चुअल है, इसे अच्छे से समझेंगे और प्रीलिम्स में 100% इसके आने के चांसेस हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं आर्टिकल। सबसे पहले समझते हैं ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन होता क्या है। Imported inflation refers to the rise in prices of goods and services in the country that is caused by increase in the price or cost of import in the country, है ना। जो हम import कर रहे हैं, अगर import की cost बहुत हाई हो जाती है तो इंडिया में जो goods and services हैं उनकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। अब आप बोलोगे ये कैसे होंगे यार, हम लोग जनरली जो इंपोर्ट चीज़ें करते हैं वो क्या करते हैं, जनरली फिनिश गुड्स से ज़्यादा इनपुट गुड्स क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अब जो इनपुट रॉ मटेरियल हो गया, किसी भी फिनिश गुड को बनाने के लिए यूज़ करेंगे, इस इनपुट की कॉस्ट अगर बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली जो मेरा फाइनल गुड होगा उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, उसकी कॉस्ट भी मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो जो प्रोड्यूसर होते हैं, अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है तो क्या करते हैं, वो बेसिकली आपका जो फाइनल गुड होता है उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं। इसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी कहते हैं, है ना। ये वाला सप्लाई साइड इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। यहाँ पर डिमांड साइड इन्फ्लेशन नहीं आएगा, ये सप्लाई साइड इन्फ्लेशन के कारण हो रहा है। ठीक, ये आपका जो है क्या है, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है। होपफुली चीज़ें क्लियर है। अब इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन होता कैसे है इसे समझते हैं। जनरली जो डेप्रिसिएशन ऑफ मनी होगा उसके बाद ही हमें इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन देखने के लिए मिलता है। जनरली बात कर रहा हूँ मैं। देखते हैं क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी। सबसे पहला केस है डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी। इससे किस तरीके से जो इन्फ्लेशन है, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, वो बढ़ता है, ये समझते हैं। लेट्स से $1 90 के बराबर है और मैं अमेरिका से बहुत ही इम्पोर्टेड बहुत बढ़िया वाली हर्शीज़ की चॉकलेट बुलवाता हूँ जिसकी कॉस्ट $1 के बराबर है, तो मुझे 90 रुपये देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि $1 अभी कितने रुपए के बराबर है, 90 रुपये। ठीक, और जो आपके प्रोड्यूसर हैं वो कितना चार्ज कर रहे हैं, $1। उनको मतलब नहीं है कि रुपी कितना है, उनको सिर्फ इससे मतलब है कि $1 का मेरा हर चीज़ का कॉस्ट है। अब रुपी 90 है तो 90 दो, अगर 100 है तो 100 दो। अब डेप्रिसिएशन होगा। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जो आपकी करेंसी है वो अगेंस्ट $, क्या हो रही है, कमज़ोर पड़ती जा रही है, वीक पड़ती जा रही है। तो अगर कमज़ोर और वीक पड़ेगी तो पहले $1 अगर 90 रुपये था तो डेप्रिशिएट होने के बाद $1 100 रुपये हो जाएगा। अब आपको $1 के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं क्योंकि आपकी जो करेंसी है, रुपी है, वो कमज़ोर पड़ गई है ना। मान लीजिए किसी के पास $1 है, आपने पहले उसको 90 रुपये दे रहे थे, अब $1 आप खरीदने के लिए आपको 100 रुपये देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो पर्सन है जिसके पास $1 है वो मान नहीं रहा है, बोल रहा है कि अभी तुम्हारा रुपी तो गिर रहा है, कमज़ोर है, उसकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में, कोई ख़रीद ही नहीं रहा है उसको, तो हम काहे तुम्हें जो है 90 रुपये में $1 अपना दे दे, तुम और बढ़ाओ। तो बोलेगा अच्छा चल यार 100 ले ले, 100 में तो दे सकता है, तो वो बोलेगा चल ठीक है 100 में $1 दे देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रुपी की कीमत गिर रही है मार्केट में, तब डेप्रिसिएशन होता है। ठीक, होपफुली चीज़ें क्लियर है। तो $1 अब क्या हो गया, 100 रुपये। अब हर चीज़ जो वापस मैंने ऑर्डर करी तो मुझे $1 पे करना था, पर प्रॉब्लम ये है कि अब मुझे से 100 रुपये देना पड़ रहा है, तो 10 रुपये मुझे यहाँ पर क्या देना पड़ा, ज़्यादा देना पड़ा। तो ऑलमोस्ट 9, 10, 11% के आसपास मेरे को यहाँ पर इन्फ्लेशन क्या हो गया, बढ़ गया। इसको हम क्या बोलेंगे, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। किस कारण से हो रहा है, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी होने के कारण से हो रहा है। हमको अगर डेप्रिशिएट कर जाती है रुपी तो हमें सेम प्रोडक्ट के लिए अब ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। चीज़ें क्लियर है, होपफुली ये समझ में आ गया होगा। तो जनरली आपको डेप्रिसिएशन कब देखने के लिए मिलता है, जब वेस्टर्न कंट्रीज़ में इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं। रिसेंटली जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने इंडिया को इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन के लिए वार्न किया है। उसका ये मानना है कि आने वाले टाइम में भी जो वेस्टर्न कंट्री के बैंक्स हैं वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले हैं। अब यूएस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो क्या होगा, क्यों इंडिया का जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है तो इंडिया में इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो यूएस का इंटरेस्ट रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्पोर्ट इन्फ्लेशन इन इंडिया। ये कैसे हो रहा है इसे देखते हैं। यूएस में अभी 2% ब्याज मिल रहा था, ठीक, यूएस के जो बैंक है बड़े सेफ है, और इंडिया में आके इंडिया के बॉन्ड में 7% ब्याज मिल रहा था।
पर रिस्क है इंडिया में इन्वेस्ट करने में। क्या है कि जो करेंसी डेप्रिशिएट हो गई तो बहुत नुकसान भी हो सकता है, ठीक, इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पर रिस्क की प्रपोजिशन है। अब सडनली यूएस 5% दे रहा है। अब 5% विदाउट एनी रिस्क, 7% विथ रिस्क। कोई भी मतलब गधा भी होगा तो वो भी ये सोचेगा भाई कोई मतलब नहीं है, इंडिया से जितने मेरे बॉन्ड हैं सबको बेचो और कहाँ निकल लो, यूएस। जब इंडिया से बॉन्ड बेच करके यूएस जाएगा तो जो डॉलर्स हैं वो कहाँ मूव करेंगे, इंडिया से यूएस की तरफ चले जाएंगे। तो कैपिटल क्या होगी, फ्लाइट होगी, ठीक। कैपिटल का यहाँ पर डॉलर का यहाँ इंडिया से क्या होगा, दूसरे तरफ मूवमेंट होगा, यूनाइटेड स्टेट्स या अदर कंट्री जहाँ पर भी वो इन्वेस्ट करेगा। तो हमारी कंट्री में अगर देखें तो डॉलर की सप्लाई कम, डिमांड डॉलर की हाई। अब डॉलर की डिमांड बढ़ रही है तो डॉलर क्या हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है और रूपी ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो जाएगा। एक बार आपको निर्मला ताई का स्टेटमेंट याद होगा, तो उन्होंने क्या कहा था कि डॉलर बढ़ रहा है, रूपी कमज़ोर नहीं हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, इसलिए जो है डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो यहाँ पर भी रूपी अपना बढ़िया चल रहा था, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल जो डॉलर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अपनी जो इकॉनमी है वहाँ पर से डॉलर उठ के यूनाइटेड स्टेट या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पर जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमारी इकॉनमी में डॉलर कम, रुपी ज़्यादा, तो रुपी की सप्लाई ज़्यादा, तो रुपी वीक और डॉलर स्ट्रॉन्ग, ठीक। तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। और फिर डेप्रिसिएशन होगा तो बाकी तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि डेप्रिसिएशन होने से किस तरीके से जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन होता है वो बढ़ जाता है। अब दूसरा एक और पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना होगा, जो इम्पोर्ट इन्फ्लेशन ज़रूरी नहीं है डेप्रिसिएशन के कारण नहीं हो, है ना। अगर लेट से हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं और क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जैसे कि अभी ईरान इजराइल वॉर चल रही है तो ऑब्वियसली जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे। अब जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इंडिया में जो ऑयल बेस्ड सारी चीज़ें, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं सब ऑयल बेस्ड कंपनीज़ हैं, है ना। बहुत सारे प्रोडक्ट में ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, ये सारे प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाएगी। इवन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो आपके जो जनरल गुड्स होंगे जैसे कि आपके वेजिटेबल फूड्स, ये सारे भी जो है इनके प्राइसेस भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि पहले, है ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 100 रुपये थी, अब 150 रुपये हो गई क्योंकि फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। समझ में आया, ये आइडिया आपको क्लियर है। तो ये बेसिकली जो आपका इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है ये वेरिएंट होता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन का। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन में भी क्या होता है, जो आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं उनके प्राइसेस बढ़ने के कारण, सप्लाई साइड के कारण, प्रोड्यूसर साइड के कारण जो ओवरऑल कॉस्ट होती है गुड्स, फाइनल गुड की, वो बढ़ जाती है, फिनिश गुड की कॉस्ट बढ़ जाती है। ये आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है और ये जो आपका इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है ये एक तरीके से इसी का वेरिएंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये एक स्कूल ऑफ थॉट था, अब एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, उनकी रीजनिंग क्या है उसे देख लेते हैं। उनके हिसाब से जो प्राइसेस हैं रॉ मटेरियल के, वो फाइनल गुड्स के प्राइस डिसाइड नहीं करते। उनके हिसाब से जो फाइनल गुड्स के प्राइसेस कंज्यूमर पे कर सकता है उसके हिसाब से रॉ मटेरियल के प्राइसेस डिसाइड करते हैं। जो क्रिटिक्स हैं उनका सिंपली ये कहना है कि they state that it is the price that consumer are willing to pay for the final goods and services that ultimately determine the cost of all inputs that go into making products। क्या कह रहे हैं इसको समझते हैं। उनका ये मानना है कि जो आपके कस्टमर हैं वो पर्टिकुलरली, जैसे मैंने हर्शीज़ की बात की, अगर मैं हर्शीज़ के 100 रुपये देने के लिए तैयार हूँ तो 100 रुपये जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी वो जो प्रोड्यूसर होगा वो इस तरीके से ख़रीद लेगा कि 100 रुपये में जो है वो मुझे बेच सके। 100 रुपये से अगर ज़्यादा कॉस्ट कर दी, है ना, 100 रुपये से ज़्यादा कॉस्ट हो गई तो मैं नहीं लूँगा। तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे,
वो इस तरीके से रॉ मटेरियल को खरीदेंगे कि आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो 100 रुपये से अधिक ना हो और उनका प्रॉफिट भी इसमें इंक्लूड हो। ठीक, अगर मान लीजिए कि 100 रॉ मटेरियल की कॉस्ट, इनपुट की कॉस्ट बढ़ जाती है और ओवरऑल कॉस्ट 110 हो जाती है और कोई खरीद ही नहीं रहा है उसे मार्केट में, इसकी डिमांड पूरी तरीके से गिर जाती है, तो क्या करेंगे, जो प्रोड्यूसर होंगे वो ये सोचेंगे कि यार 110 हो जाएगा तो कोई नहीं खरीदेगा, इससे बेस्ट है मैं इनपुट रॉ मटेरियल खरीदता ही नहीं। और इनपुट रॉ मटेरियल पड़ा रहेगा तो इनपुट रॉ मटेरियल की सप्लाई बढ़ जाएगी, और रॉ मटेरियल की अगर सप्लाई बढ़ जाएगी, कोई नहीं खरीदेगा, तो ऑटोमेटिकली जो प्राइसेस होंगे वो कम हो जाएंगे। इतना तो पता होगा, डिमांड और सप्लाई में अगर सप्लाई बढ़ती है तो जो गुड्स होते हैं उनके प्राइसेस कम हो जाते हैं, तो रॉ मटेरियल क्या होंगे, उसके जो प्राइसेस होंगे वो वापस गिर जाएंगे, और वापस रॉ मटेरियल के प्राइसेस गिरने के बाद जो कॉस्ट जितनी कंज्यूमर है या जो कंज्यूमर है जो पे करना चाहता है 100 रुपये हर चीज़ के लिए, वो उतना ही पे करेगा। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल है वो फाइनल गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस डिसाइड नहीं करता है। जो फाइनल गुड सर्विस का प्राइस डिसाइड करता है वो कंज्यूमर करता है, वो कितना दे सकता है, और उसके हिसाब से जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं वो डिसाइड होते हैं। चीज़ें क्लियर है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आर्गूमेंट था ये किसने दिया था? ये ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट कार्ल मेंगर ने दिया था। उन्होंने अपनी बुक में 1871 की जो बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये आर्गूमेंट दिया गया। अगर ये नहीं भी आ रहा है समझ में, कंफ्यूजिंग भी लग रहा है, तो छोड़ दो यार, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अपने को बस इतना पोर्शन ध्यान रखना है, इतना बस पोर्शन याद कर लो किस तरीके से डेप्रिसिएशन होता है और डेप्रिसिएशन से इंपोर्ट इन्फ्लेशन बढ़ता है, इसको याद रख लो। और नहीं तो फिर इतना ही रट लो कि जो आपका यूनाइटेड स्टेट का इंटरेस्ट रेट है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंपोर्ट इन्फ्लेशन। दैट्स इट, ख़त्म। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इस फैक्ट को याद रख के रट्टा मार लो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है इजराइल वेपन्स दैट थ्वार्टेड ईरान अटैक। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। पूरे दुनिया में जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनके एयर डिफेंस सिस्टम का नाम आपको पूछा जा सकता है। एक प्री का क्वेश्चन भी तैयार करेंगे। बेसिकली आर्टिकल आया क्यों है ये देख लेते हैं। ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया है, हमने इससे रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस किया था। इजराइल ने सबसे पहले जो ईरान की एम्बेसी है सीरिया में उस पर अटैक किया था और उसमें ईरान के कुछ जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं मिलिट्री के, उनकी डेथ हो गई थी। ईरान ने इसे एक्ट ऑफ वार कहा था और रिटेलिएशन के लिए कहा भी था। यूनाइटेड स्टेट्स ने इजराइल को वार्निंग दे दी थी कि कभी भी जो है ईरान लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन के थ्रू हमला कर सकता है, और ईरान ने रिसेंटली ऑलमोस्ट 300 लॉन्ग रेंज मिसाइल और आर्म ड्रोन लॉन्च किए थे, जिसमें 99% जो मिसाइल थी उसे इजराइल के द्वारा न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसका मतलब वो इजराइल पहुंच ही नहीं पाई मिसाइल, है ना, उसे रास्ते में ही ख़त्म कर दिया। जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है और उसी के बारे में बात करेंगे। आयरन डोम से लेकर के एरो तक के जो सिस्टम है, कंपोनेंट्स हैं एयर डिफेंस के, उन सब की चर्चा की जाएगी। ये आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। आयरन डोम के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत पहले एक आर्टिकल आया था तब हमने डिस्कस किया था। अगर आप लोग नए अभी देखना शुरू किए, नए व्यूवर्स हैं, तो हम आपके लिए आयरन डोम के बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेंगे डिटेल में। शुरू करते हैं। जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। सिस्टम में एरो 2, एरो 3, डेविड स्लिंग, आयरन ड्रोम, पैट्रियट, एडवांस कैपेबिलिटी 2 एंड PAC 3, ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट की गई है, एक साथ काम करती है अलॉन्ग विद एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड इन इजरायली एयरफोर्स। इसका मतलब क्या है? ये सारे सिस्टम एक साथ जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और इसके अलावा जो आपके एडवांस फाइटर होते हैं वो भी मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं जो मिसाइल्स आ रही हैं। ठीक, तो अब जितने भी ये नाम हैं ये नाम आपको याद रखना है। एरो 2, एरो 3, डेविड स्लिंग, करेंटली इन द न्यूज़, इस तरीके से पूछा जाएगा और पूछेंगे कि ये है क्या, तो आपको ध्यान रखना है कि ये इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। सबसे पहले एरो सिस्टम की बात कर लेते हैं। जो एरो सिस्टम है इजराइल ने यूनाइटेड स्टेट के साथ मिल करके इसको डेवलप किया है। इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है? जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल हैं उसको न्यूट्रलाइज करना। सो इट इज़ अ फैमिली ऑफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स दैट आर कैपेबल ऑफ इंटरसेप्टिंग लॉन्ग रेंज मिसाइल। एरो का काम है
लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना इन द अपर एटमॉस्फेयर। इसका मतलब बहुत ऊपर, एटमॉस्फेयर के ऊपर में ही जो है इसको हम न्यूट्रलाइज कर देंगे, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल आ रही है। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका, डेविड स्लिंग। डेविड स्लिंग इज़ अ इजराइल मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। मतलब मान लीजिए कि आपका एरो इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है, तो आपका जो दूसरा सिस्टम होगा वो कौन सा लगा होगा, डेविड स्लिंग, जो मीडियम रेंज में, मतलब मिसाइल यहाँ से निकल गई और नेक्स्ट आगे बढ़ गई इजराइल की तरफ अटैक करने के लिए, तो जो मीडियम रेंज होगी वहाँ पर जो है इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए डेविड स्लिंग सिस्टम लगाया जाएगा। और जो डेविड स्लिंग है वो क्रूज मिसाइल को भी, बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी और एयरक्राफ्ट्स, इन सब को क्या कर सकती है, न्यूट्रलाइज कर सकती है। इसकी जो रेंज है वो कितनी है, 300 किलोमीटर के अराउंड है। ठीक, अपर एटमॉस्फेयर वाला जो एरिया होगा वो 300 से कहीं ज़्यादा होगा। तो होपफुली चीज़ें क्लियर है। आपका पहला वाला है एरो, जो लॉन्ग डिस्टेंस अपर एटमॉस्फेयर में न्यूट्रलाइज करती है। जो मीडियम डिस्टेंस में करती है वो डेविड स्लिंग है। जो आयरन डोम है वो इजराइल ने खुद इंडिजिनसली बनाया है। ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इन केस आपका जो मिसाइल है एरो सिस्टम से भी बच गई, डेविड स्लिंग से भी बच गई और एकदम बिल्कुल पास में आ गई है, तब आयरन डोम सिस्टम जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि न्यूट्रलाइज किया जाए। तो बेसिकली आप देखेंगे ये मल्टी लेयर सिस्टम है। अगर आपकी मिसाइल आ रही है, एक से बच गई तो दूसरे से बच गई तो तीसरे से, तो समझ लो कि इसमें सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि ये मल्टी लेयर सिस्टम है। जो आयरन डोम है उसका जो मैन्युफैक्चर है रफ़ाल, एक मैन्युफैक्चरर है, वो फ्रांस वाला नहीं है ना, ये इजराइल के ही हैं। रफ़ाल के द्वारा ये मैन्युफैक्चरिंग की गई है। 2011 में इसको पहली बार इस्तेमाल किया था और 2011 के बाद से इसमें जो सक्सेस रेट है इसका 90% के अराउंड है, जो कंपनी क्लेम करती है। अब इसमें आयरन डोम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें एक रडार यूनिट होता है, जो भी मिसाइल आ रही है उसकी लोकेशन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा। जो भी मिसाइल आ रही है कि ये अपनी है या किसी और की, तो तुरंत रडार से उसको क्या किया जाएगा, सबसे पहले देखा जाएगा, इंटरसेप्ट किया जाएगा। दूसरा कंट्रोल यूनिट होती है। जो भी डेटा यहाँ रडार से आएगा कंट्रोल यूनिट में पहुँचेगा, वो देखेंगे, असेस करेंगे थ्रेट को, और जो पाथ है जिससे मिसाइल आ रही है इंटरसेप्शन पाथ को भी असेस किया जाएगा। और फाइनली ये उसको कंट्रोल यूनिट जो भी डेटा देगा उसके बाद मिसाइल को फायर किया जाएगा और मिसाइल जाके जो मिसाइल आ रही है उसको अटैक करेगी। ये मिसाइल आ रही थी और यहाँ से एक मिसाइल फायर की, तो इस तरीके से आयरन डोम सिस्टम चलता है। एक और सिस्टम है स्पाइडर, ये मल्टी रेंज मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, ये भी इजराइल का ही है। ठीक, इसमें यूएवी, क्रूज मिसाइल, हेलीकॉप्टर, बॉमर एयरक्राफ्ट, फाइटर, सबके अगेंस्ट में ये स्पाइडर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सारे जो वर्ड हैं, डेविड स्लिंग, स्पाइडर, एरो, ये करंटली न्यूज़ में पूछे जा सकते हैं और आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये हैं क्या। होपफुली चीज़ें क्लियर है। अब बाकी कंट्री का भी देख लेते हैं यार। बाकी कंट्री के जो डिफेंस सिस्टम है उसका नाम क्या है। इटली और फ्रांस में एस्टर डिफेंस सिस्टम है, एस्टर मिसाइल का यूज़ किया जाता है। ठीक, अगर आपको इटली फ्रांस आ जाता है तो। दूसरा इंडिया का है पृथ्वी एयर डिफेंस। जो पृथ्वी एयर डिफेंस है वो शॉर्ट रेंज वाला है। ठीक, इंडिया का ये याद रखेंगे नाम। थर्ड है आपका A35 S-400 रशिया का। ठीक, S-400 इंडिया ने भी क्या किया है, प्रोक्योर किया। अभी तक इंडिया को मिले नहीं है, फाइनल डिलीवरी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। और चौथा क्या है, नेशनल मिसाइल डिफेंस, ये है यूनाइटेड स्टेट, NMD यूनाइटेड स्टेट्स का एयर डिफेंस सिस्टम है। सबके नाम याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। ये आपको पूछा जा सकता है अलग अलग कंट्री का, प्रीलिम्स में ही आएगा, मेंस में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक, ये हमारा लास्ट आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।